हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ स्केलर्स एंड वेक्टर्स। इन लास्ट लेक्चर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था अबाउट स्केलर्स एंड वेक्टर्स एंड टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। सो व्हाट आर स्केलर्स? फिजिकल क्वांटिटी विच इज ओनली मैग्नीट्यूड आर टर्म्ड एज स्केलर्स, एंड फिजिकल क्वांटिटी विच इज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन और कुछ लॉस को ओबे करता है उसको हम कहते हैं वेक्टर्स। ठीक है बच्चों? ओके। और अगर आपके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है बट वो लॉस को ओबे नहीं करेगा तो उसे हम कहते हैं टेंसर्स। क्लियर विद दिस? ओके। फिर आगे बढ़े थे हम लोग, कुछ इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स देखे थे। सबसे पहला देखा था इक्वल वेक्टर्स, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। नेगेटिव वेक्टर क्या था बेटा? सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। पैरेलल वेक्टर्स, वन इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। दैट मीन्स दे आर पैरेलल वेक्टर्स। बराबर है। डायरेक्शन क्या रहेगा? सेम। एंटी पैरेलल वेक्टर्स, डायरेक्शन क्या रहेगा? ऑपोजिट। कोलिनियर वेक्टर्स, वन इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर, दे लाई ऑन अ मतलब दे आर अलोंग द सेम लाइन। बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, कोलिनियर में कॉमन पॉइंट मिलता था, पैरेलल में कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिलता है। यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है एंड सिर्फ वो डायरेक्शन देने के काम आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या देखा था? जीरो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 0 एंड डायरेक्शन आर्बिट्ररी होता है, हम उसको लिखते हैं 0 बार। याद आ रहा है बच्चों? ओके। आज के लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और कुछ इंपॉर्टेंट लॉस पढ़ेंगे ऑफ वेक्टर्स। तो स्टार्ट करते बच्चों आज का लेक्चर। फर्स्ट, जैसे अगर हम लोग ने देखा था बच्चों सेम डायरेक्शन का कंसेप्ट क्या है, अगर रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। हाँ सर, रिजल्टेंट क्या होता है? द इफेक्ट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय वन टू और मोर वेक्टर्स, द सेम इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल वेक्टर, सो दैट सिंगल वेक्टर इज टर्म्ड एज रिजल्टेंट ऑफ अदर टू वेक्टर्स। सो बेसिकली अगर हमारे पास एक वेक्टर है, ठीक है, सपोज पी बार, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और इसका मैग्नीट्यूड सपोज हमने लिया 4 न्यूटन। कितना लिया बेटा? 4 न्यूटन। और एक वेक्टर है यहाँ पे, ठीक है, इसको सपोज हमने लिया क्यू बार, इसका मैग्नीट्यूड हमने लिया 2 न्यूटन। कितना न्यूटन लिया? 2 न्यूटन। सो यहाँ पे जो रिजल्टेंट होगा ना दोनों का, वो होगा आर बार, कुछ इस तरीके से। ये हो गया रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मतलब द इफेक्ट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस टू वेक्टर्स, द सेम इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस सिंगल वेक्टर। सो ये सिंगल वेक्टर उनका क्या बनेगा? रिजल्टेंट बनेगा बच्चों। तो दैट आर बार इज इक्वल्स टू, दे आर इन द सेम डायरेक्शन। और जब भी बच्चों दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो हम दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। सो आर बार कितना आएगा? 6 न्यूटन एंड डायरेक्शन क्या रहेगा? सेम डायरेक्शन। क्लियर विद दिस? सो फर्स्ट रूल क्या है वेक्टर्स का कि अगर कोई भी दो वेक्टर्स दे आर अलोंग सेम डायरेक्शन तो उसको ऐड करने का, सेम डायरेक्शन एडिशन। व्हेन टू वेक्टर्स आर अलोंग सेम डायरेक्शन क्या करेंगे बच्चों? ऐड करेंगे। क्लियर विद दिस? ओके। सेकंड इंपॉर्टेंट रूल, ठीक है, अप सपोज एक वेक्टर है वही पी बार, ठीक है, कौन है बेटा? पी बार। हम उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं सपोज 5 न्यूटन एंड इस डायरेक्शन में जा रहा है। और एक वेक्टर हमने लिया यहाँ पे क्यू बार। क्या लिया बच्चों? क्यू बार। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड है 3 न्यूटन बट इट इज इन विच डायरेक्शन? ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? इनका रिजल्टेंट होगा बच्चों आर बार। क्या होगा बच्चों? आर बार इनका रिजल्टेंट। तो इनका रिजल्टेंट होगा आर बार एंड दैट इज इक्वल टू कितना होगा? 2 न्यूटन। ठीक है बच्चों, मतलब यहाँ पे क्या देखा कि सेम डायरेक्शन था तो हम लोग क्या कर रहे थे? वेक्टर्स को ऐड कर रहे थे और डायरेक्शन सेम एज अबव। बट यहाँ पे व्हेन टू वेक्टर्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? सब्ट्रैक्ट। ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये अगेन हम पढ़ेंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे तब अगेन इसके बारे में थोड़ा जिक्र करेंगे। और फिलहाल के लिए याद रखना बच्चों, सेम डायरेक्शन क्या हो रहा है? एडिशन। ऑपोजिट डायरेक्शन क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्शन। क्लियर विद दिस? ये 5 न्यूटन इस तरफ था, ये 3 न्यूटन ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो जब भी मैं कोई भी ब्लॉक के ऊपर सपोज ऐसा फोर्स लगा रहा हूँ, यहाँ से 5 न्यूटन, यहाँ से 3 न्यूटन, सो ब्लॉक किस तरफ मूव होगा? सर जहाँ पे ज्यादा फोर्स लग रहा है। सो 5 न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रहा है तो ब्लॉक यहाँ पे मूव होगा, बट 5 से मूव होगा क्या? नहीं सर, फिर 3 इसको अपोज कर रहा है तो ब्लॉक जो मूव होगा वो दोनों के रिजल्टेंट कितना आ रहा है? 2 न्यूटन से मूव होगा। सो बेसिकली व्हेन टू वेक्टर्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन हम लोग को उसको सब्ट्रैक्ट करना है और जो रिजल्टेंट रहेगा ना दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ लार्जर वेक्टर, लार्जर मैग्नीट्यूड। लार्जर मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर कौन था? ये 5 न्यूटन। तो हमारा रिजल्टेंट इसके
डायरेक्शन में रहेगा। क्लियर विद दिस, जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन रहेगा ना वो बड़े वाले वेक्टर का डायरेक्शन देखने का। क्लियर विद दिस, बट वहीं पे अगर 5 न्यूटन इस तरफ होता और 3 न्यूटन इस तरफ होता तो 2 न्यूटन बच्चों का इस तरफ आता, 2 न्यूटन उस तरफ आता। किस डायरेक्शन में? रिजल्टेंट के डायरेक्शन। रिजल्टेंट हमेशा किसके डायरेक्शन में रहेगा? बड़े वाले वेक्टर्स के डायरेक्शन में रहेगा। याद रहेगा बच्चों। सो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए सर। ये तो एकदम सिंपल था कि सेम डायरेक्शन था एडिशन था, ऑपोजिट डायरेक्शन सब्ट्रैक्शन था, मींस दे वर अलोंग द सेम लाइन। बट सपोज अगर दो वेक्टर्स सेम लाइन में नहीं है तो मतलब वो इंक्लाइंड होगा, तो ऐसे टाइम पे क्या करने का? तो ऐसे टाइम पे हम एक लॉ पढ़ेंगे बच्चों, दैट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। Which law? Triangle law of vector addition. Now what is the triangle law of vector addition? One of the most important law. ध्यान देना बेटा किस तरीके से आगे बढ़ेगा। यहाँ पे क्या कहता है? If two vectors of same physical quantity describing the same physical quantity, मतलब ऐसा नहीं होना मांगते कि एक वेक्टर फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो दूसरा वेक्टर वेलोसिटी को। यहाँ पे दोनों वेक्टर्स शुड रिप्रेजेंट द सेम फिजिकल क्वांटिटी। इफ टू वेक्टर्स ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटीज आर represented in magnitude and direction by two sides of a triangle taken in order। ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेगा बेटा, ध्यान देना। टेकन इन क्या बोला बच्चों? ऑर्डर। If two vectors of describing the same physical quantity are represented in magnetic direction by two sides of a triangle taken in order, then the resultant in magnitude and direction, and the resultant in magnitude and direction is given by third side, is given by कौन सा side? Third side. Then the result in magnitude direction is given by third side drawn from starting point of first vector, that is tail, to end point, starting point of first vector to end point, that is head of लास्ट वेक्टर या सेकेंड वेक्टर, दो ही वेक्टर है ना यहाँ पे। ये हमारा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है, आस्क इन एग्जाम 2 मार्क्स के लिए। ठीक है बच्चों, क्या ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन? व्हेन if two vectors of same physical describing two vectors, यहाँ पे ऑफ लिखा तो भी चलेगा या लिखने का describing the same physical quantities are represented in magnetic direction by two sides of a triangle। मतलब कहना क्या चाहते हो सर? सपोज एक वेक्टर है यहाँ पे हमारा A से B तक एक वेक्टर है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। मतलब ये क्या हो गया? इस दिशा में जा रहा, तो ये हो गया उसका क्या हो गया बेटा? ये हो गया टेल और ये क्या हो गया? हेड। बराबर है बच्चों, कुछ इस तरीके से। हाँ या ना? तो एक वेक्टर हो गया हमारा ये। क्लियर विद दिस। सेकंड वेक्टर कुछ इस तरफ है, मतलब दे आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स ईच अदर व्हेन दे आर अलोंग इन द सेम डायरेक्शन। तो वेरी सिंपल, मतलब दे आर अलोंग द सेम लाइन। बराबर है ना बच्चों? तो हम लोग क्या करते हैं? सेम डायरेक्शन ऐड करते हैं, ऑपोजिट सबट्रैक्ट करते हैं। बट व्हेन दे आर इंक्लाइंड तो उसके लिए ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब एक वेक्टर कुछ ऐसा जा रहा है, दूसरा वेक्टर यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, मतलब दे आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स ईच अदर, देन द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड साइड। ये हो गया उनका रिजल्टेंट, मतलब ऐसा। तो ये हमारा रिजल्टेंट हो गया। अगर इसको हमने P बार ले लिया, इसको हमने Q बार ले लिया और इसको हमने क्या बोला बच्चों? R बार। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट R बार होगा दैट इज P बार प्लस क्या होगा बच्चों? Q बार। मतलब समझ रहा है? मतलब if two vectors of same describing the same physical quantities are represented in magnitude direction by two sides of a triangle taken in order, मतलब जहां पे ये खत्म हो रहा है वहीं से ये शुरू हो रहा है,
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेकन इन ऑर्डर। टेकन इन ऑर्डर ऐसा नहीं मतलब ये यहां से फिर बीच में से किधर या यहीं से किधर, ऐसा नहीं, मतलब जहां पे ये खत्म वहीं से ये शुरू, टेकन इन ऑर्डर, टेकन इन ऑर्डर, क्लियर विद दिस, ओके। देन द रिजल्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब इनका जो दोनों का रिजल्टेंट होगा ना, दैट इज गिवन बाय थर्ड साइड। Then the resultant in magnitude and direction is given by third side, and that third side is drawn from starting point, that is tail of first vector, to end point of last vector, that is capita, that is head of last vector, मतलब second vector। ये हमारा triangle of vector addition है, याद रहेगा बेटा, very simple, ठीक है। अब सर यहाँ पे तो ऑलरेडी ट्राइंगल बन रहा था, तो आपने इजीली कर लिया, ठीक है। बट सपोज कभी कभी अगर ऐसे वेक्टर्स रहेंगे जहां पे ट्राइंगल नहीं बनता रहेगा, जैसे अगर ये पी बार है, बराबर है, और एक क्यू बार सपोज यहाँ पे किधर घूम रहा है, सो ऐसे टाइम पे वेक्टर कैसे अप्लाई कर सकते हो, ऐसे टाइम पे कैसे वेक्टर लॉ अप्लाई करने का, ट्राइंगल लॉ। लास्ट लेक्चर हमने क्या पढ़ा था बच्चों, इफ टू वेक्टर्स, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या पढ़ा था, अ वेक्टर कैन बी डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ एंड डिस्प्लेसिंग द वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ रिमेन्स अनअफेक्टेड। मतलब क्या ये वेक्टर को मैं यहां से यहां तक पैरेलल डिस्प्लेस कर सकता हूं, और जब एक वेक्टर को आप ऐसे कुछ पैरेलल डिस्प्लेस करोगे तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। मतलब ये क्यू बार को हम यहां से ऐसे यहां पे लेके जा सकते हैं, मतलब हमने उसको क्या किया, पैरेलल डिस्क्राइब किया। अब पैरेलल करेंगे तो हम बोलेंगे अभी नाउ दे आर रिप्रेजेंटिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ रिजल्टेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू एंड पॉइंट ऑफ लास्ट वेक्टर। ये हो गया हमारा रिजल्टेंट, दैट इज क्या हो गया बच्चों, आर बार। बेसिकली अगर यहां पे लिखना तो हम ये भी लिख सकते, दैट इज इक्वल टू ए बी बार प्लस बी सी बार, ये वेक्टर नोटेशन में, इज इक्वल्स टू ए सी बार। ए बी बार प्लस बी सी बार इज इक्वल टू ए सी बार। ट्रायंगल लॉ के लिए हमेशा याद रखने का, कैसे अप्लाई करने का, यहां से खत्म वहीं से शुरू, बराबर है ना, यहां पे खत्म वहीं से क्या सेकंड वेक्टर क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है, तो पहले वाला और पीछे वाला, आगे वाला पीछे वाला लिख देने का, ये ट्रायंगल लॉ। मतलब बेसिकली जब भी न्यूमेरिकल्स आएगा, जैसे अगर हम यहाँ पे ट्रायंगल लॉ अप्लाई करने पी क्यू बार प्लस क्यू आर बार, सो हम इसको क्या लिखेंगे, ट्रायंगल लॉ के हिसाब से पी आर बार, यहां से खत्म वहीं से शुरू। अगर यहाँ पे इन्होंने कहा है कि सपोज एस टी बार प्लस सी टी बार, क्लियर है, तो यहाँ पे ट्रायंगल लॉ तो अप्लाई नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पे खत्म वहीं से शुरू नहीं चल रहा, ठीक है ना बेटा, क्योंकि ये टी पे खत्म हो रहा है तो शुरू भी टी से होना चाहिए था। सर तो हम इसको अगर ये लिख सकते हैं क्या, अगर ये सी टी बार है तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस टी सी बार, क्या लिख सकते हैं, माइनस टी सी बार। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में पढ़ेंगे हम आगे, अब फिलहाल के लिए हम लोग को ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन समझना है। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर क्या समझना है, एडिशन। वहीं पे अगर सपोज ऐसा लिखा है सर पी क्यू बार प्लस सी पी बार, तो इसका वैल्यू क्या होगा, अब देखो ये क्यू है और ये सी है, तो यहाँ पे तो अप्लाई नहीं कर सकते, क्या ये पहले को हम यहाँ पे लिख सकते हैं सी पी बार प्लस पी क्यू बार, एनी डाउट होगा ये बेटा, 2 + 3 कितना होता है 5, 3 + 2 कितना होता है 5, रिश्ता वही, सोच नहीं, तो हमने इसको पहले लिखा उसको बाद में लिखा। अब देखो यहाँ पे खत्म वहीं से शुरू, तो क्या मिलेगा सी क्यू बार, ये होगा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखने का पता चल रहा है, जहां पे खत्म वहीं से शुरू, क्लियर विद दिस, ओके। और बनाना कैसे पता चल रहा है ना बच्चों, दे शुड बीन टेकन इन ऑर्डर, मतलब जहां पे एक का क्या खत्म हो रहा है, एक का हेड है वहीं पे दूसरे का टेल आना चाहिए, मतलब यहाँ पे ए बी का हेड था, वहीं पे बी सी का क्या आ रहा है, टेल आ रहा है, ठीक है। अब जैसे तुम लोग को अगर ऐसा कोई रहेगा, सपोज फॉर एग्जांपल एक वेक्टर ऐसा रहेगा पी बार और एक क्यू बार, क्यू बार में ऊपर नहीं जा रहा नीचे जा रहा, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे सर, वेरी सिंपल, देखो ये पी का कौन है बच्चों, टेल, ये पी का कौन है बेटा, हेड, तो हम क्या करेंगे, अब देखो ये नीचे की तरफ जा रहा है ना, तो जिस दिशा में जा रहा है ना, तो ये हेड हो गया, बराबर है, और ये क्या हो गया टेल, तो इसके टेल को उसके हेड पे लाओ, लाया, ये क्या हो गया, ये हमारा कौन है, टेल है, ये पी का हेड है, ये क्यू का कौन है बच्चों, टेल है, ये क्यू का हेड है। तो बेसिकली ट्रायंगल लॉ के लिए दे शुड बीन टेकन इन ऑर्डर, तो इसके टेल को उसके हेड पे लाओ, लाया ना बच्चों, ये टेल हो गया, ये हेड हो गया, दैट इज, तो ये हो गया, देखो ना, दे आर नाउ इन ऑर्डर, तो रिजल्टेंट इज इन बाय थर्ड साइड, तो रिजल्टेंट हमारा इस दिशा में, दैट इज आर बार, ड्रॉन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू एंड पॉइंट ऑफ लास्ट वेक्टर। तो ये हमारा कौन है बच्चों, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्या है बेटा, triangle law of vector addition. If two vectors are represented by two sides of a triangle taken in order, then the resultant is given by third side in magnitude and direction. Cleared with this? याद रहेगा बच्चों, ओके। अब इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते, एक बार अच्छे से लिख लेना बच्चों, इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते बेटा, किस तरीके से हम दो इंपॉर्टेंट लॉस पढ़ेंगे।
एक वेक्टर ऑबे करता है कम्यूटेटिव लॉ। वेक्टर कौन से लॉ को ऑबे करता है? इट ऑबेज कम्यूटेटिव लॉ। नाउ व्हाट इज कम्यूटेटिव लॉ का मतलब? कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या होता है? अभी देखा था 2 + 3 कितना होता है? 5। 3 + 2 कितना होता है? 5। मतलब किधर भी लिखो बराबर है ना बेटा। तो बेसिकली यहाँ पे यही होने वाला है। सो P + Q बार, लॉ का मतलब होता है P + Q बार कैन बी रिटन एज Q बार + P बार। P बार + Q बार कैन बी रिटन एज Q बार + P बार। ये होता है कम्यूटेटिव लॉ। सो वेक्टर क्या लॉ को ओबे करते हैं बच्चों? कम्यूटेटिव लॉ को। ठीक है बेटा। अब किस तरीके से ध्यान देना बेटा, सपोज एक वेक्टर है अपने, बराबर है, ये कौन है बेटा? P बार है ना। अभी है ना यहाँ पे एक वेक्टर है, ये सपोज Q बार। तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? कुछ इस तरह होगा नहीं होगा? ये हो गया अपना रिजल्टेंट। नाउ व्हाट आई एम डूइंग ओवर हियर, आई एम डूइंग ओवर हियर, ये समझा? तो आर बार का अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन हम क्या लिखेंगे सर? आर बार इज इक्वल्स टू P बार + Q बार। P बार + Q बार इज इक्वल्स टू आर बार, है ना। अब क्या ये वेक्टर को हम यहां से ऐसे डिस्प्लेस कर सकते हैं इधर? क्यों नहीं सर बिंदास। A vector can be displaced parallel to itself and displacing the vector parallel to itself remains unaffected। मतलब ये Q बार हो गया। क्या ये वेक्टर को हम यहां से ऐसे डिस्प्लेस कर सकते हैं? क्यों नहीं बेटा बिंदास, क्योंकि वेक्टर कैन बी डिस्प्लेस पैरेलल टू इटसेल्फ एंड डिस्प्लेसिंग द वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ रिमेंस अनअफेक्टेड। मतलब मैं P बार को नीचे से यहाँ पे लेके गए और Q बार को यहाँ से यहाँ पे लेके आ रहे। मतलब आपको क्या समझ रहा है कि ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों भी पैरेलल है। सिंस ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो ये क्या बना? ये हमारा क्या बनेगा? जब भी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होता है तो ये हमारा क्या बनता है? पैरेललोग्राम। तो इट इज नथिंग बट क्या बनेगा? ये पैरेललोग्राम। क्लियर्ड विद दिस? अगर ये पैरेललोग्राम है बच्चों तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल इक्वल हो गए। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब है ना, अभी बेसिकली हमने पहले नीचे वाले ट्रायंगल पे अप्लाई किया था ट्रायंगल, और ऊपर वाले ट्रायंगल पे अप्लाई करेंगे। ऊपर ट्रायंगल पे क्या करेंगे? यहां से यहां तक Q बार प्लस यहां से यहां तक P बार। If two vectors are represented by two sides of a triangle taken in order, then the resultant is given by third side drawn from starting point of first vector to end point of last vector, that is equal to r bar। इनका वैल्यू भी r बार है, इनका वैल्यू भी r बार है, therefore हम लिख सकते हैं that is P bar plus Q bar is equals to Q bar plus P bar। So triangle ये कौन से लॉ को ओबे कर रहा है बच्चों? वेक्टर्स। वेक्टर्स ओबे कम्यूटेटिव लॉ। मतलब a bar plus b bar can be written as b bar plus a bar। a bar plus b bar can be written as b bar plus a bar। ये पॉइंट याद रहेगा बेटा। क्लियर विद दिस? ये समझा? अब यहाँ पे और एक लॉ आता है, ठीक है ना। ये सिर्फ बेसिक पहले समझना, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट लॉस के साथ मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, ठीक है। एक आता है हमारा और एक लॉ, वेक्टर्स ओबे करेगा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ को भी वेक्टर ओबे करता है ना। एसोसिएटिव ए बी ब्रैकेट ए बी। क्लियर विद दिस? एसो मतलब ब्रैकेट का इंटरचेंज। मतलब P बार प्लस Q बार प्लस R बार कैन बी रिटन एज P बार प्लस Q बार प्लस R बार। मतलब पहले घूंघट इसके पास था, अब घूंघट मतलब ब्रैकेट इसके पास आ रहा है। मतलब P बार प्लस Q बार प्लस R बार। समझ रहे हो ना बच्चों? आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। दैट इज समटाइम्स क्या बेटा? ब्रैकेट्स का इंटरचेंज। तो उसको हम कौन सा लॉ कहते हैं बेटा? एसोसिएटिव लॉ। और याद रखने का यहाँ पे साइन सेम होना, या तो प्लस, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई रहेगा तो आप ऐसा लिख सकते हो, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना बच्चों। आपसे हम लोग सिर्फ एडिशन ऑफ वेक्टर्स देख रहे हैं फिलहाल के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए बहुत टाइम है, ठीक है। तो कंसेप्ट समझा बच्चों एसोसिएटिव लॉ का, ठीक है। सो क्या बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ? P बार प्लस Q बार प्लस R बार कैन बी रिटन एज P बार प्लस Q बार प्लस R बार। ओके सर, वही तो बोला आपने। हाँ, सपोज ये हमारा P बार है, बराबर है बच्चों। ये हमारा Q बार है, सपोज ऐसा कुछ, और सपोज हमारा R बार है। कौन है ये? R। हम क्या करेंगे? ऐसे कुछ कंप्लीट करेंगे, फिर को हर एक को ज्वाइन करते हैं, ठीक है बेटा। इसको भी ज्वाइन करते हैं, हर एक को ज्वाइन करो, हर एक का कांटेक्ट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना बेटा, ये कुछ इस तरीके से सबको मैंने ज्वाइन किया, ओके। लेट अस टेक दिस पॉइंट
I'm taking this point as A, this point as B, this point as C, this point as D. ठीक है, let us take this as R1 bar and let us take this as R2 bar and let us take this as R3 bar. क्या लिया हम लोग ने? R3 bar. अब ये ट्राइंगल देखो, ABC, इन ट्राइंगल ABC, P bar प्लस Q बार इज इक्वल्स टू R1 बार. कैसे? बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ये प्लस ये इज इक्वल टू ये बराबर है ना बच्चों? ओके. अब ये R1 है ना, उसको C के साथ देखने का. अब ये ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ACD बराबर है ना बच्चों? ACD बोलो. R1 बार प्लस R बार इज इक्वल्स टू R3 बार. R1 बार, ये ACD ना, देखो ना, AC बार प्लस CD बार इज इक्वल टू AD बार. कैसे? सेम बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. यहां पे भी सेम बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. समझ रहा है बेटा? देखो ना यहाँ पे A से B, B से C, यहाँ पे खत्म, वहीं से शुरू AC बार. सिमिलरली A से C, C से D इज AD बार. A से C, C से D इज AD बार बेटा. जहां पे यहीं से खत्म वहीं से शुरू, ये हो गया बेटा. बट व्हाट इज R1 बार का वैल्यू? P बार प्लस Q बार. सो अगर हम यहाँ पे लिख सकता है P बार प्लस Q बार प्लस R बार इज इक्वल्स टू R3 बार. P बार प्लस Q बार प्लस R बार इज इक्वल टू R3 बार. ये याद रहेगा बेटा. लेट अस कॉल दिस जो भी तुम्हारा मन करता है, इक्वेशन नंबर 1, 2 जो भी है. ठीक है, 1. अब आगे बढ़ दे बेटा, ध्यान देना. अब ये हो गया. अब ये ट्राइंगल ले लिया ना. अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे? अब बी से शुरुआत करते हैं. ये ट्राइंगल बी बराबर है बच्चों? ओके. अब P प्लस Q साथ में आया ना बेटा, अब Q प्लस R आना चाहिए. तो चलो बी से स्टार्ट करते हैं. इन ट्राइंगल BCD, BC बार प्लस CD बार इज इक्वल्स टू BD बार. बाबा समझा? हाँ सर. कैसे? यहां पे खत्म, वहीं से शुरू BD बार. देखो ना, फर्स्ट और लास्ट. क्लियर विद दिस? यस और नो? सो BC बार प्लस BD बार, CD बार इज इक्वल टू, व्हाट इज BC बार? Q बार. What is CD bar? A bar is equal to, what is BD bar? BD bar, BD bar, BD bar, R2 bar. R2 bar. Cleared with this? क्या ये पॉइंट में कोई डाउट है? नो सर. अब Q और R आया ना R2 के साथ. अब R2 के P को देखने का. अब R2 के P के लिए हम ये ट्राइंगल लेंगे ABD. इन ट्राइंगल ABD बोलो, कैरी ऑन. AB बार प्लस BD बार इज इक्वल टू AD बार. यहां से खत्म, वहीं से शुरू. ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. क्लियर विद दिस? व्हाट इज AB बार? P बार. व्हाट इज BD बार? R2 बार. व्हाट इज AD बार? R3 बार. सो P बार प्लस R2 बार, दैट इज Q बार प्लस R बार इज इक्वल टू R3 बार. बराबर है ना? ये लिखा. नाउ इक्वेशन 1 को देखो, ये भी R3 बार के बराबर है, ये भी R3 बार के बराबर है. सो वी कैन राइट दिस. यस सर. सो दैट्स व्हाई वी कैन राइट P बार प्लस Q बार प्लस R बार कैन बी रिटन एज, बोलो बच्चों, P बार प्लस Q बार प्लस R बार. दैट्स इट. हो गया आंसर प्रूफ. समझा बच्चों? तो ये कौन सा लॉ है? एसोसिएटिव लॉ. ओवरऑल स्टोरी ये कहना चाहता हूं, ये सब याद रखने का जरूरत नहीं है बेटा. मेरे को इंपॉर्टेंट क्या पता है? सिर्फ ये, मतलब आपको ये 2 पॉइंट याद रखने का कि ट्राइंगल ऑबे करता, मतलब ये वेक्टर्स ऑबे करते हैं कम्यूटेटिव लॉ, और वेक्टर्स ऑबे करते हैं कौन सा लॉ? एसोसिएटिव लॉ. ये फिलहाल के लिए याद रखना. ठीक है बच्चों? क्लियर विद दिस? सो ट्राइंगल मतलब वेक्टर्स कौन सा लॉ ऑबे करते हैं? कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ. ठीक है, फिलहाल के लिए देखते हैं, याद रखना बच्चों. कम्यूटेटिव में क्या होता है? A बार प्लस B बार कैन बी रिटन एज B बार प्लस A बार, और ऑक्सीजन में ब्रैकेट्स का इंटरचेंज. क्लियर विद दिस? और ये ट्राइंगल हो तो पता ही है,
two vectors represented by magnitude direction by two sides of a triangle and the result is given by third side. ठीक है, अब इसको है ना और भी अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल वो पॉलीगॉन लॉ में एक्सप्लेन भी करने वाले हैं. दैट इज ए बी बार प्लस बी सी बार प्लस सी डी बार प्लस डी बार. बताओ रिजल्टेंट क्या है, लिख लोगे. वेरी सिंपल. देखो यहाँ से खत्म वहीं से शुरू, तो ये हो गया ए सी बार. यहाँ पे खत्म वहीं से शुरू, तो ये हो गया सी बार. क्या किया, बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन. यहाँ पे खत्म वहीं से शुरू, ये क्या बनाया, ए बार. क्या किया, बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन. तो ये जो इफेक्ट ये चारों मिलके लाएगा वो इफेक्ट अकेला ये वेक्टर लाएगा. कौन, ए बार. और इसको हम पॉलीगॉन ऑफ वेक्टर एडिशन कहेंगे, जो आगे देखेंगे. क्लियर विद दिस. बड़े पॉइंट में कोई डाउट है बेटा, क्लियर है तो कंसेप्ट समझो बच्चों. तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ठीक है, ओके चलो इतना कॉपी कर लो. यस, नो वेरी इंपॉर्टेंट लॉ. ध्यान देना बेटा, यही हम लोग को भी आगे मैक्सिमम टाइम्स में काम आने वाला है. क्या है बेटा, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन. ये क्या कहता है, पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं अच्छे से. इफ टू वेक्टर्स of same type are represented in magnitude and direction by two adjacent sides of a parallelogram. If two vectors of same type are represented in magnitude direction, okay, by two कौन सा sides बेटा, adjacent बाजू वाला sides of parallelogram. Cleared with this? By two adjacent sides of parallelogram, then the resultant vector is given. Then the resultant vector in magnitude and direction is given by, यहाँ पे थर्ड साइड था ना, यहाँ पे क्या लिखने का, is given by diagonal drawn from the common point. Diagonal drawn from the common point. क्लियर है. डायगोनल, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट है वो कौन देगा बच्चों, डायगोनल देगा. वहां पे रिजल्टेंट कौन दे रहा था, ट्रायंगल लॉ में दो साइड्स वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, थर्ड साइड रिजल्टेंट दे रहा था. बराबर है बच्चों. यहाँ पे क्या होगा, इफ टू वेक्टर्स आर ऑफ सेम टाइप आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. मतलब बेसिकली अगर देखा जाएगा तो अगर मैं पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करूंगा, सपोज ये मेरा पैरेललोग्राम है, लेट अस टेक दिस इज OA बार, लेट अस टेक OA बार इज इक्वल्स टू P बार. ठीक है बेटा, एंड और एक OB बार कौन है बेटा, OB बार. तो ये B हो गया बेटा, इसको हम क्या लेते हैं, Q बार. सो नाउ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट, दैट इज बाजू वाला साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये ट्रायंगल को पैरेललोग्राम को पहले कंप्लीट करेंगे. ठीक है, सो पैरेललोग्राम को जब लोग कंप्लीट कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके से हो रहा है. तो बस समझ रहे हैं आपको, आया ना. ठीक है, कंप्लीट किया पैरेललोग्राम, तो रिजल्टेंट जो होगा ना बच्चों, दैट इज गिवन बाय थर्ड साइड. तो ये हमारा रिजल्टेंट है. एंड जो रिजल्ट को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, यहाँ पे R बार. क्या कहेंगे, R बार. दैट्स इट. क्लियर विद दिस. लेट अस टेक दिस पॉइंट एज C. एक के कंसेप्ट समझ में आ रहा है आराम से. सो हम लोग को यहाँ पे क्या प्रूफ करने की, R बार जो होगा ना दैट इज P बार प्लस Q बार, ये प्रूफ करने का है. ठीक है ना, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, सब कुछ एक एक चीज फाइंड करना सिखाऊंगा. यहाँ पे कंसेप्ट समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है. ठीक है, सो क्या बोला है यहाँ पे, इफ टू वेक्टर्स ऑफ सेम टाइप आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन by two adjacent बाजू वाला sides of a parallelogram, then the resultant in magnitude direction is given by the diagonal drawn from their common point. Common points मतलब ये दोनों का जो common point जो diagonal draw करेंगे ना बेटा, that will give us the resultant. Cleared है? Okay. So basically हमको यहाँ पे क्या प्रूफ करना है कि R bar is equal to P bar plus Q bar. स्टार्ट करें प्रूफ. ध्यान देना बच्चों किस तरीके से आगे बढ़ेंगे. Okay. Now let us take OA bar is equals to P bar. Okay.
क्या बोल रहे हैं हम लोग? ओके, ओ ए बार इज इक्वल टू पी बार, ओ बी बार इज इक्वल्स टू क्यू बार, ओ ए बार इज इक्वल टू पी बार, ओ बी बार इज इक्वल्स टू क्यू बार। क्लियर विद दिस? ओके, एंड रिजल्टेंट को क्या लेंगे? ओ सी बार इज इक्वल्स टू आर बार। ओके, हमने क्या किया? कंस्ट्रक्ट किया, पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट किया। ना हम ये कह सकते हैं क्वाड्रिलेटरल ओ ए सी बी, ओ ए सी बी इज अ पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है, बराबर है, तो पैरेललोग्राम में की खासियत क्या होता है? ऑपोजिट्स क्या होते हैं बेटा? पहचान क्या होती है? ऑपोजिट्स आर पैरेलल इक्वल, मतलब ओ ए बार एंड ए सी बार इक्वल है। मतलब मैं लिख सकता हूँ कि ए सी बार इज इक्वल्स टू ओ बी बार एंड दैट इज इक्वल टू क्यू बार। वैसे हम ये लिख सकते हैं कि बोलो ओ ए बार, बराबर है ना, इज इक्वल टू बी सी बार, बी सी बार इज इक्वल टू कौन? ओ ए बार इज इक्वल टू ओ ए बार एंड दैट इज इक्वल टू पी बार। ये समझा बच्चों? पैरेललोग्राम की खासियत क्या है? ऑपोजिट साइड्स। पहचान क्या? ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। वही किया हम लोग ने। क्लियर विद दिस? ऑपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल वेक्टर्स होते हैं, मतलब दे आर पैरेलल एंड इक्वल। ठीक है, ये हो गया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं ना, हम लोग ये ट्रायंगल लेंगे। तो अभी हमको पता चला अगर ये क्यू बार है तो ये भी कितना होने वाला है? क्यू बार होने वाला है। ठीक है, ये पी बार है तो ये भी कितना होने वाला है? पी बार। नाउ अब ये ट्रायंगल से जाओ तो भी चलेगा, ऊपर वाले से जाओ तो भी चलेगा। नाउ इन ट्रायंगल OAC by triangle law of vector addition, ठीक है, क्या बोला बेटा? ओ ए बार प्लस ए सी बार, यहां पे खत्म, वहीं से शुरू, इज इक्वल्स टू ओ सी बार। सो ओ ए बार पी बार, ए सी बार क्यू बार इज इक्वल टू ओ सी बार आर बार। तो यही प्रूफ करना था ना बेटा। Therefore the result that is r bar is given by दोनों का वेक्टर एडिशन। दैट्स इट। तो ये हो गया हमारा, दैट इज प्रूफ। ठीक है बेटा, तो ये क्या होता है? इसको क्या कहते हैं बेटा? ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। दिस इज इन वेक्टर फॉर्म। सो द रिजल्टेंट इज गिवन बाय, बराबर है ना बच्चों? अगर एक वेक्टर, दो वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय द डायगोनल ड्रॉन फ्रॉम द कॉमन पॉइंट। ठीक है, सो आर बार का वैल्यू क्या मिलेगा? यहाँ पे क्या मिल रहा है? पी बार प्लस क्यू बार, बराबर है ना बच्चों? तो रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू बाकी दो, मतलब ये रिजल्टेंट आर बार कौन है बेटा? डायगोनल है ना। ओके, तो हमको यही प्रूव कि डायगोनल दोनों का रिजल्टेंट देगा, वही तो है डायगोनल, मतलब वेक्टर फॉर्म में आर बार इक्वल टू पी बार प्लस क्यू बार, मतलब ये इफेक्ट है, बराबर है ना? मतलब जो इफेक्ट ये दोनों वेक्टर मिलके लाएंगे वो इफेक्ट आर बार अकेला लाएगा, मतलब ये आर बार ये दोनों का क्या है? रिजल्टेंट है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। तो ये जो हमने फाइंड किया, ये क्या फाइंड किया हम लोग ने? सर आपने ना, ये हम लोग ने फाइंड करके रखा है वेक्टर फॉर्म में। अभी इसका आर बार का मैग्नीट्यूड चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? आर बार का मैग्नीट्यूड। उसके लिए कैसे आगे बढ़ेंगे? नाउ व्हाट दे आर आस्किंग, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ आर। कितना मतलब मैग्नीट्यूड, मतलब उसका कितना लेंथ है? चलो हमको तो ये वेक्टर फॉर्म में प्रूफ हो गया, दिस इज इन वेक्टर फॉर्म। अभी इसका कितना लेंथ है अब देखते हैं। फॉर मैग्नीट्यूड, ठीक है, हम ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ AC इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ OB इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ P, मतलब सिर्फ P लिखने का। ओके, AC OC Q है ना, तो इक्वल टू Q, प्रिंटिंग मिस्टेक। ठीक है, जब भी मैग्नीट्यूड लिखोगे ना तो बाहर लिखने का जरूरत नहीं है। बाहर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट्स अ वेक्टर। मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ वैल्यूज, ठीक है ना बच्चों? ओके, तो क्या लिखेंगे? सिर्फ Q, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड। वैसे मैग्नीट्यूड ऑफ BC इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ OA इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? P, मैग्नीट्यूड लिखा, क्या लिखेंगे? मैग्नीट्यूड। सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ OC इज इक्वल्स टू R। मैग्नीट्यूड के टाइम में मैंने यहाँ पे बाहर नहीं लिखा, याद रखना वेक्टर फॉर्मेट में। ये जो प्रूफ था ना बेटा, वेक्टर फॉर्म प्रूफ करने के लिए, वेक्टर फॉर्म प्रूफ करने के लिए हमने ये सब किया। और मैग्नीट्यूड के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड लेने का। लेट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स बी थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन P बार एंड Q बार। सो P बार एंड Q बार के बीच में जो एंगल है वो कितना एंगल? थीटा। द एंगल बिटवीन P बार एंड Q बार इज कितना बेटा? थीटा। क्लियर? दोनों के बीच में एंगल क्या है? थीटा। नाउ मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बच्चों? जब भी हमारा फंस जाता है तो हम क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे ना कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे देखो, फर्स्ट क्या करेंगे? एक्सटेंड OA, एक्सटेंड OA, मतलब ये OA बार को हमने क्या किया? एक्सटेंड किया अप टू D, अप टू D, मतलब इसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है, D तक।
और ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम सी, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। क्या ड्रॉ किया बच्चों? परपेंडिकुलर। तो एक्सटेंड OA अप टू D, क्लियर विद दिस, एंड ड्रॉ CD परपेंडिकुलर टू OA, या OD बोला तो भी चलेगा। मतलब ये पूरे को क्या किया, इसको एक्सटेंड किया D तक, और ये CD क्या किया? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हम लोग ने टू OA या AD या OCD, D तक एक्सटेंड किया था ना बेटा, ये पॉइंट है। कंस्ट्रक्शन याद रहेगा बच्चों, एक को कहा किया? एक्सटेंड किया किधर तक? D तक, ठीक है, और यहां से क्या किया? ड्रॉप किया, क्या? परपेंडिकुलर। अब बच्चों अगर ये एंगल थीटा है, देखो ये पैरेलल है, OB इज पैरेलल टू AC, पैरेललोग्राम, ये पैरेलल है ना बेटा, ठीक है ना बच्चों। अब अगर ये दो पैरेलल है तो अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा हो गया, बिकॉज ये ट्रांसवर्सल हो गया। ये कौन सा एंगल हो गया? करस्पॉन्डिंग एंगल, हाँ ना। सो कैन वी से दैट कि एंगल AOB is equals to theta since OB is parallel to AC, therefore angle CAD बोलो या DAC बोलो, वो भी कितना होगा? थीटा। मतलब अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या हो गया? थीटा। बोथ आर इक्वल, क्लियर विद दिस, ये पॉइंट याद रहेगा बच्चों। ओके, अब आगे बढ़ता है। नाउ इन ट्रायंगल ADC, एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे? कंस्ट्रक्शन बब्बा, परपेंडिकुलर है ना, तो 90 डिग्री हो गया ये। अगर ये 90 डिग्री है तो आगे बोलो, यहां पे ना हम जो साइन थीटा कॉस थीटा सब अप्लाई करते हैं, बोलो तो साइन थीटा क्या होगा? सर साइन थीटा इज गिवन बाय ऑपोजिट, दैट इज CD अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज AC। CD का वैल्यू CD, AC का वैल्यू, व्हाट इज AC का वैल्यू? Q। सर मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहा हूं बच्चों, इसलिए मैं यहाँ पे बार बार नहीं लिख रहा, तो देयरफॉर CD का वैल्यू क्या मिलेगा? CD इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। काम आएगा आगे, Q मल्टीप्लाई बाय क्या? साइन थीटा। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब साइन के साथ क्या फाइंड करेंगे? कॉस थीटा। व्हाट इज कॉस थीटा? दैट इज एडजेसेंट। व्हाट इज एडजेसेंट? AD अपॉन हायपोटेनस AC, बराबर आहे। AD वैल्यू आपल्याला नाही माहिती, AC का वैल्यू, व्हाट इज AC का वैल्यू? Q। Therefore AD का वैल्यू क्या मिलेगा? AD इज इक्वल्स टू Q मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। काम आएगा उसमें। CD इज इक्वल टू Q साइन थीटा, AD इक्वल टू Q कॉस थीटा। हमको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, आर का लेंथ कितना है, ठीक है बेटा, हो गया। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अभी अब ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट तो फाइंड किया। अब छोटा ट्रायंगल हो गया ना, और एक छोटा ट्रायंगल पे कुछ अप्लाई कर सकते हैं। हाँ सर आप पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हो ना, चलो कर ही लेते हैं अभी। तो क्या आएगा? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर। सो कैन बी राइट, यहीं पे लिखता हूं मैं, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। काम आएगा बाद में, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है बच्चों? ओके सो होप सो हम लोग ने ये प्रूफ वाला पार्ट लिख लिया रहेगा, ये वेक्टर फॉर्म में। और मैग्नीट्यूड के लिए तो से आगे बढ़ते हैं। अब मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे? देखा, ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेके मैं यहाँ पे चलता हूँ। अब छोटा ट्रायंगल हो गया ना, अब बड़ा ट्रायंगल के बाद चलते हैं। कौन सा बड़ा ट्रायंगल? ODC। इन बड़ो ट्रायंगल ODC, एंगल ODC इज इक्वल टू 90 डिग्री। हाँ या ना? हाँ सर। अब यहाँ पे सिर्फ पाइथागोरस अप्लाई करना है, तो OC का स्क्वायर इज इक्वल टू OD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। यस सर। सो OC का स्क्वायर इज इक्वल टू OD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। OC का मैग्नीट्यूड इज R, तो R का स्क्वायर OD। क्या ये OD को हम ऐसे लिखे तो चलेगा? OA प्लस AD चलेगा सर? पता ना कैसे? हाँ सर। O डैश
डी प्लस डी सी का स्क्वायर। सो जो आर का स्क्वायर मिलेगा वो मिलेगा ए प्लस बी द होल स्क्वायर। बोलो ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ओ ए मल्टीप्लाई बाय ए डी। समझ रहा है बच्चों? 2 इंटू ओ ए मल्टीप्लाई बाय ए डी प्लस ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। एनी डाउट होगा ये? ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। व्हाट इज ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर? हमने यहाँ पे फाइंड किया ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर इज ए सी का स्क्वायर। देयरफॉर आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ओ ए मल्टीप्लाई बाय ए डी प्लस ए सी का स्क्वायर। अब हर एक का मैग्नीट्यूड पुट करेंगे। सो आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट इज ओ ए का स्क्वायर? कैरी ऑन। ओ ए किधर है? ओ ए का वैल्यू क्या है बेटा? पी। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो पी का स्क्वायर 2। ओ ए का मैग्नीट्यूड कितना है? पी है। ए डी किधर है? यहाँ पे फाइंड किया कितना बेटा? क्यू कॉस थीटा। दिख रहा ना बेटा? ओके। प्लस ए सी। व्हाट इज ए सी? सर ये अभी ये नहीं लिखने का। ए सी हमने यहाँ पे भी फाइंड किया। ए सी का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा? क्यू। सब हमको पी और क्यू के फॉर्मेट में चाहिए। दिख रहा है बच्चों? मिल गया। Therefore the resultant of R is given by, जब भी रिजल्टेंट फाइंड करना है तो हम लोग को ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो आगे हम लोग को हमेशा काम आने वाला है। क्या होगा? अंडर रूट ऑफ पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ये हो गया। क्या है रिजल्टेंट का वैल्यू बच्चों? रिजल्टेंट का वैल्यू क्या है? मैग्नीट्यूड कितना है बेटा? पी का स्क्वायर प्लस क्यू का, अंडर रूट ऑफ पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, अंडर रूट ऑफ पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। क्लियर विद दिस? तो बेसिकली अगर हम लोग ने अभी पैरेललोग्राम लॉ में क्या क्या फाइंड किया, एक हमने ये फाइंड किया कि आर बार इज इक्वल्स टू पी बार प्लस क्यू बार, वेक्टर फॉर्म, बराबर है ना? ये कौन सा फॉर्म है बच्चों? ये हमारा वेक्टर फॉर्म है। ठीक है बेटा? ओके। और अगर मैग्नीट्यूड पूछेंगे, क्या पूछेंगे बच्चों? मैग्नीट्यूड। तो किस तरीके से फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड के लिए? मैग्नीट्यूड के लिए सर एकदम सिंपल तरीका, पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन के हिसाब से आर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा अंडर रूट ऑफ, क्या होगा बच्चों? अंडर रूट ऑफ, बोलो बच्चों, पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ये दो टर्म हमने फाइंड करके रखा है। ठीक है बेटा? एक आर का मैग्नीट्यूड फाइंड किया और क्या वेक्टर फॉर्म फाइंड किया। क्लियर विद दिस? ओके। अब हमको है ना क्या फाइंड करना है? डायरेक्शन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बच्चों? डायरेक्शन। ठीक है? मतलब ये आर है ना कितने एंगल पे इंक्लाइंड है? कौन कितने एंगल पे इंक्लाइंड है? आर। ठीक है? ये पहला पॉइंट समझा, पहले इतना लिख लो। नाउ टू फाइंड डायरेक्शन, मतलब ये आर जो हमारा रिजल्टेंट है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है। सो लेट द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट आर विद द हॉरिजॉन्टल बी अल्फा। तो अभी हम लोग को यहाँ पे अल्फा फाइंड करने का है। याद रहेगा बच्चों? सर थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन पी एंड, मतलब ये पी बार एंड क्यू बार, मतलब जो इनिशियली दो वेक्टर्स थे उनके बीच का एंगल पी है। नाउ रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगा ये फाइंड करना है, दैट इज अल्फा। ठीक है ना बच्चों? तो टू फाइंड डायरेक्शन, डायरेक्शन इज गिवन बाय दिस अल्फा। याद रहेगा? ओके। तो किस तरीके से आगे बढ़ेंगे यहाँ पे ध्यान देना। अब डायरेक्शन अल्फा फाइंड करने के लिए, टू फाइंड डायरेक्शन दैट मींस हमको अल्फा फाइंड करने का है। ठीक है? हम ये ट्रायंगल के पास जाएंगे, बड़ा ट्रायंगल ओडीसी। सो इन बड़ा ट्रायंगल ओडीसी बराबर है एंगल ओडीसी इज इक्वल टू 90 डिग्री। बराबर है? देखो ना यहाँ पे सिर्फ ये ट्रायंगल देखना, ओडीसी, ये एंगल की तो 90 है। सो ये अल्फा है। सो क्या मैं लिख सकता हूँ? tan अल्फा इज इक्वल्स टू सामने वाला ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज ओडी। सर अब डायरेक्शन के लिए tan अल्फा क्यों फाइंड कर रहे हो? अब अल्फा चाहिए था ना एंगल, तो अब साइन अल्फा के थ्रू से भी जा सकता था, कॉस अल्फा के थ्रू से भी जा सकता था। साइन अल्फा क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। साइन अल्फा। कॉस अल्फा क्या होगा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। हम लोग को रिजल्टेंट आर का रिजल्टेंट फाइंड करना है, मतलब उसका डायरेक्शन फाइंड करना है। सो अगर हमको आर का डायरेक्शन फाइंड करना है ना बेटा, तो ऐसा फॉर्मूला बनाओ जहाँ पे आर ना हो। अगर हम हाइपोटेनस लेंगे तो वहाँ पे आर आएगा ना बेटा, इसलिए हम साइन और कॉस नहीं लेंगे। सो हमको जो वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड करना है तो ऐसे फॉर्मूला बनाओ जहाँ पे वो वेक्टर ही ना हो, मतलब वो वेक्टर ना हो, बाकी दो वेक्टर्स, बाकी दो जो गिवन वेक्टर है ना उनके टर्म्स में फाइंड करते हैं। कौन कौन गिवन वेक्टर है? पी और क्यू, तो उनके टर्म्स में आंसर चाहिए था, इसलिए हम समझ रहे हैं बेटा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट ले रहे हैं, tan अल्फा के पास जा रहे हैं। नाउ CD तो हमको पता है यहाँ से, देखो ना क्यू साइन थीटा। व्हाट इज ओडी?
क्या ओडी को हम ओए प्लस एडी लिख सकते हैं? यस सर। तो सीडी तो सीडी मिलेगा, ओडी को क्या लिखेंगे? ओए प्लस एडी, ओ डैश ए डैश डी। जस्ट पुट द वैल्यू, व्हाट इज सी डी? क्यू साइन थीटा, बराबर है बेटा। ओके, व्हाट इज ओ ए? ओ इज पी। सर पी बाहर आएगा, पी आएगा, पी आएगा, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना बेटा। ओके, एडी, एडी का प्लेस क्या आएगा? क्यू कॉस थीटा। तो किसका वैल्यू है? टैन अल्फा का। देयरफॉर अल्फा क्या मिलेगा? यहाँ पे टैन है, वहां पे क्या बनता है? फंक्शन इनवर्स। सो टैन इनवर्स ऑफ क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। क्या मिलेगा फॉर्मूला? टैन इनवर्स ऑफ क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। एक इसका फॉर्मूला अल्फा का। क्लियर विद दिस? सो डायरेक्शन देखो ना यहाँ पे, किधर आर दिखता है क्या? नहीं, इसलिए हाइपोटेनस ले लिया था। तो फाइनली हम लोग को अगर डायरेक्शन पूछेंगे तो डायरेक्शन के लिए हम क्या लिखेंगे? अल्फा इज इक्वल्स टू, या टैन अल्फा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ, क्या फॉर्मूला है बेटा? क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। याद रखना बेटा, पी प्लस क्यू कॉस थीटा, ठीक है। और कैसे यहाँ पे देखो कैसे याद रखना? टेन थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस लिखने का, ऊपर नीचे क्यू क्यू करने का और साथ में नीचे पी प्लस कर देने का। याद रखने के लिए क्या लिखना पता है? टेन अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्यू क्यू, और नीचे क्या लिखने का? पी। मतलब यहाँ पे हमेशा ये क्यू है ना, अगर आप हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल की बात करोगे ना तो आपको ये मिलेगा ऊपर क्यू क्यू। अगर आप वर्टिकल के एंगल की बात करते हैं ना, यहाँ पे इसके एंगल की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे पी आता है। वो आप घर पे ट्राई कर लेना। क्लियर विद दिस? बेसिकली हम लोग मैक्सिमम टाइम पे यही करते हैं, तो इतना याद रखना, ठीक है। कुछ डाउट है यहाँ पे? पक्का? सो हमने ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से इसका वेक्टर फॉर्मेट फॉर्म किया, आर बार इक्वल टू पी बार प्लस क्यू बार। सेकंड, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है वो भी फाइंड किया, इसका मैग्नीट्यूड प्लस इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर है प्लस दोनों का मैग्नीट्यूड, दैट इज 2 इंटू पी क्यू मल्टीप्लाई बाय दोनों के बीच का कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द टू, दैट इज कॉस थीटा, एंड इसका डायरेक्शन फाइंड किया। याद रहेगा बच्चों? ओके, आफ्टर दिस ये हो गया लिख के, ठीक है। आफ्टर दिस थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इतना हम कुछ स्पेशल केसेस के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? स्पेशल केसेस। ध्यान देना। हाँ सर कौन सा स्पेशल केस है, किस तरीके से, यहाँ पे ध्यान देना। सर फर्स्ट स्पेशल केस 1, कुछ स्पेशल केसेस, ठीक है। फर्स्ट केस 1, when two vectors, that is p bar and q bar, are parallel to each other, is p bar and q bar are parallel to each other, मतलब एक दूसरे के साथ पैरेलल है। अगर ये एक दूसरे के साथ पैरेलल है, therefore यहाँ पे थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री हो गया। क्यों? पैरेलल में थीटा कितना होता है? 0, एंटी पैरेलल में 180, मतलब पी बार प्लस पी बार का वैल्यू कितना होगा? दोनों के बीच थीटा कितना हो गया? 0। अगर थीटा 0 है, therefore cos थीटा इज इक्वल टू कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। cos थीटा इज इक्वल टू cos 0 मिलेगा। एंड व्हाट इज cos 0? 1, ठीक है। सो r का वैल्यू क्या मिलेगा? वेक्टर फॉर्म तो सेम ही रहेगा। r का वैल्यू क्या रहेगा? r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी बार p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर प्लस 2pq इंटू cos थीटा, दैट इज इक्वल टू 1। ओके, सो क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं? दैट इज p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर प्लस 2pq है ना, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि p प्लस q द होल स्क्वायर। चलेगा? हाँ सर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b द होल स्क्वायर, तो स्क्वायर एंड रूट विल गेट कैंसिल, तो मिला क्या? p प्लस q। ये किसका वैल्यू है? r का। तो ये r का मैग्नीट्यूड हो गया। ये r का मैग्नीट्यूड कब लेने का? कब? सो व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। देखो ना, फर्स्ट आज की लेक्चर की शुरुआत यहीं से हुई थी, जब दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट दोनों का एडिशन होता है। बराबर है ना? जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट दोनों का एडिशन होता है। वहीं से आज की लेक्चर की शुरुआत हुई थी। यही है, मैंने बताया था पैरेललोग्राम लॉ में प्रूफ करेंगे। यही है कंसेप्ट, समझा बच्चों? ओके। अब अल्फा फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? पुट करेंगे, यहाँ पे 0 पुट करेंगे। साइन 0 कितना होता है? 0, तो ये पूरा टर्म क्या होने वाला है? 0। तो अल्फा का वैल्यू कितना मिलेगा यहाँ पे? 0। सो अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री, बराबर है। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या रहेगा? बराबर है ना, दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा ना बेटा, क्योंकि बोथ आर अलोंग द सेम लाइन, तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी सेम ही डायरेक्शन में रहेगा। ये फर्स्ट केस हो गया, पैरेलल टू ईच अदर।
अब केस 1 के बाद हम आगे बढ़ते हैं विद केस 2. इफ P बार एंड Q बार आर एंटी पैरेलल. अभी पैरेलल था, नाउ दे आर एंटी पैरेलल, मतलब दे आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन. बराबर है, मतलब थीटा कितना हो गया 180. बराबर है. सो थीटा 180 हो गया, तो cos 180 कितना होता है? cos 180 डिग्री होता है -1. ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है. बेसिक मैथ में एक एक चीज करके रखा है. cos 180 कितना होगा -1, याद रहेगा. सो क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो r का वैल्यू होगा वो क्या होगा √of p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर -2pq. सो माइनस कैसे आया बच्चों? ये cos 180 -1 है तो पूरा माइनस बन जाएगा. ये -1 इंटू प्लस माइनस होने वाला. सो यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पे सर एक फॉर्मूला मिल रहा है p माइनस क्यू द होल स्क्वायर का a माइनस बी द होल स्क्वायर. याद आ रहा है? सो देयरफॉर रिजल्टेंट क्या मिलेगा? r का वैल्यू क्या मिलेगा? p माइनस क्यू. याद रहेगा, ये हमारा एंटी पैरेलल में. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखना. सो पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में जो हमारा रिजल्टेंट होता है ना उसका वैल्यू मैक्सिमम होता है, और एंटी पैरेलल वैल्यू में क्या होगा बच्चों? मिनिमम. सो व्हेन टू वेक्टर्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन वैल्यू इज मिनिमम, दैट इज p minus q, एंड व्हेन टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन रिजल्टेंट इज मैक्सिमम, दैट इज p plus q. अगर p और q भी इक्वल हो गया तो ये क्या मिलेगा? pp to p. और यहाँ पे p और q इक्वल हो गया तो रिजल्टेंट कितना मिलेगा? 0 मिलेगा, बिकॉज ये कौन से वेक्टर हो गए? नेगेटिव वेक्टर्स हो गए. दे विल कैंसिल आउट ईच अदर. समझ रहा ना बच्चों? ओके, याद रखना फिलहाल के लिए. सो बेसिकली कभी कभी ना हमारे एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछता है. सो कोई भी एक वेक्टर का मतलब रिजल्टेंट का रेंज कहां से होता है? p माइनस क्यू से p प्लस क्यू तक. मतलब दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन से दो वेक्टर का एडिशन. मतलब जो रिजल्टेंट है ना वो ये दोनों के बीच में लाया होगा. जो रिजल्टेंट है ना वो ये दोनों के बीच में लाया होगा, याद रखने का, क्योंकि ये मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है. अब है ना अभी यहाँ पे मैं आगे जाने से पहले एक एंट्रेंस का क्वेश्चन करा रहा हूँ, ध्यान देना बेटा. दो वेक्टर्स दिए थे 3 और 4. ओके, अब उन्होंने क्या पूछा था? या 3 और 4 के प्लेस पे सपोज ले लेते 5 और सपोज 9. उन्होंने पूछा था, ठीक है बेटा, दो वेक्टर है, एक का मैग्नीट्यूड 5 है, एक का मैग्नीट्यूड क्या है बेटा? 9. विच ऑफ द फॉलोइंग मैग्नीट्यूड इज नॉट पॉसिबल? विच ऑफ द फॉलोइंग मैग्नीट्यूड इज नॉट पॉसिबल? पहला ऑप्शन दिया था 11 मैग्नीट्यूड पॉसिबल है या नहीं है, 12 मैग्नीट्यूड पॉसिबल है या नहीं है, 6 मैग्नीट्यूड पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है, और 3 मैग्नीट्यूड पॉसिबल है या नहीं है. तो ऐसे हमको सॉल्व कैसे करने का? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द मैग्नीट्यूड ऑफ 5, मतलब ऑफ द गिवन वेक्टर्स. मतलब इसमें से कौन सा ऐसा वेक्टर है जो ये दोनों का रिजल्टेंट नहीं हो सकता? ये इसमें से कौन सा एक वेक्टर है जो ये दोनों का रिजल्टेंट नहीं हो सकता? सो पहले हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा? यहाँ पे मिनिमम वैल्यू फाइंड करो. व्हाट इज मिनिमम वैल्यू? 9 माइनस 4, 5 कितना होगा? 4. व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू? 14. सो जो है ना ये जो रिजल्टेंट आएगा ना ये दोनों का, उसका रेंज क्या है? रिजल्टेंट का रेंज क्या है? 4 से 14. रिजल्टेंट का रेंज क्या है? 4 से 14. तो देखो क्या ये 4 से 14 के बीच में लाया हो रहा है? हाँ, तो ये पॉसिबल है. ये दोनों का रिजल्टेंट ये आ सकता है. कब आएगा? एंगल कुछ समथिंग एंगल पे इंक्लाइंड होगा, फिर वो एंगल हम लोग फाइंड कर लेंगे. 12 भी आ सकता है, बिकॉज 12 भी ये रेंज में लाया हो रहा है. 6 भी रेंज में लाया हो रहा है. क्या 3 रेंज में लाया हो रहा है? नहीं रहा हो रहा है, तो ये अपना ऑप्शन है. सो 3 कैन नॉट बी द रिजल्टेंट ऑफ 5 एंड 9. ऐसे कुछ एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, उसके लिए ये पॉइंट याद रखने का. रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा सब्ट्रैक्शन और एडिशन के बीच में होगा. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. स्पेशल केस 3, थर्ड केस. जैसे टू वेक्टर्स पैरेलल था, एंटी पैरेलल था. नाउ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. केस 3 कि p bar and q bar are perpendicular to each other. Now since they are perpendicular to each other, अभी हम क्या करेंगे? वेरी सिंपल कंसेप्ट. वे दूसरे को परपेंडिकुलर है. अभी अगर ये परपेंडिकुलर है तो थीटा कितना होगा? थीटा होगा 90 डिग्री. थीटा कितना होगा? 90 डिग्री. अब थीटा 90 है ना, तो यहाँ पे 90 पुट करते हैं. तो cos 90 कितना होता है? सर cos 90 0 होता है, sin 90 1 होता है, cos 90 0 होता है. तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा? रिजल्टेंट मिलेगा √of p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर. ये रिजल्टेंट मिलेगा p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर. और यहाँ पे अगर p और q इक्वल हो गया तो p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, दैट इज 2p स्क्वायर.
बराबर है पी स्क्वायर का रूट पी मिलेगा, बट 2 का रूट क्या मिलेगा, रूट 2। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एडिशनल पॉइंट इफ पी इक्वल टू क्यू, और जो रिजल्टेंट मिलेगा वो मिलेगा रूट 2 मल्टीप्लाई बाई पी। ये सब आगे आगे हमको काम आने वाला है, याद रहेगा बेटा। क्लियर विद दिस। सो 3 दिस स्पेशल केस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। डायरेक्टली एग्जाम में ना अगर हमको पता है कि थीटा 0 है तो इतना पैरेलल लॉ अप्लाई नहीं करने का। अगर पता है दे आर एंटी पैरेलल, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करो। हमको पता है दे आर परपेंडिकुलर, तो डायरेक्टली रिजल्टेंट क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ दोनों के स्क्वायर का एडिशन। याद रहेगा बच्चों, दोनों के स्क्वायर का क्या होगा, एडिशन। तो अल्फा क्या होगा इन दिस केस, ये केस में अल्फा पता है ना, सेम डायरेक्शन में रहेगा रिजल्टेंट। ये केस में रिजल्टेंट उस डायरेक्शन में रहेगा जो वेक्टर बड़ा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे ही होता है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अल्फा क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, या tan अल्फा लिखते हैं हम लोग। ये क्या मिलेगा, क्यू साइन 90, व्हाट इज साइन 91 अपॉन क्या मिलेगा, पी, व्हाट इज क्यू कॉस 90 कितना होता है, 0। So that is अल्फा का वैल्यू कितना मिलेगा, tan इनवर्स ऑफ q by p, tan इनवर्स ऑफ q by p, that's the value of alpha। समझा। So if two vectors are perpendicular to each other, resultant is under root of p square plus q square, and alpha का value is tan inverse of q by p। So with this parallel law of vector addition has been done। Next time हम इसके कुछ important numericals देखेंगे। So आज के लेक्चर में ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेलल ऑफ वेक्टर एडिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इसको अच्छे से कॉपी कर लेना, ठीक है। टिल देन थैंक यू, बाय, टेक केयर।